हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को एग्जाम स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक फिजिक्स का दर्पण पढ़ने वाले हैं। हम लोग पिछले क्लास में प्रकाश के परावर्तन तथा उसके दो नियम को अध्ययन कर चुके हैं। आइए इस क्लास में हम दर्पण का अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और हम आपको इस तरह से बताएंगे कि क्लास में ही आपको ये सारे टॉपिक याद हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बिना विलंब का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप हमारा टॉपिक क्या है? दर्पण। तो दर्पण किसे कहते हैं? आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। आप ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लेप करके पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। यानी यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लेप करके उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। यानी कोई कांच है, हम लोग उस पर एक पृष्ठ पर कलई अथवा पेंट कर देते हैं तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। इस प्रकार बना निकाय दर्पण कहलाता है। ठीक, अब आगे चलिए आपको दर्पण के प्रकार देखते हैं। यानी दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। आपको दर्पण का परिभाषा क्लियर हुआ। अब आगे चलिए दर्पण के प्रकार। तो ये देखिए दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक गोलीय दर्पण, दूसरा समतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण में भी दो प्रकार के दर्पण होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो हम लोग दर्पण का परिभाषा देख लिए। अब आइए समतल दर्पण का देखते हैं। क्योंकि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। तो पहले समतल दर्पण का परिभाषा देख लेते हैं। समतल दर्पण का परिभाषा क्या होगा? इसके नाम में ही परिभाषा छिपा है। समतल माने जिसका तल समान होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। इसका परिभाषा क्या हुआ कि ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? समतल होगा। देखिए आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये समतल दर्पण है। यहाँ से प्रकाश की किरण आई और यहाँ से परावर्तित हो गई। इस तरह यहाँ पर कलई किया हुआ है। यहाँ पर ये समतल दर्पण है। तो अब समतल दर्पण के हम प्रकार को देख लेते हैं। अगला हेडिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट है, समतल दर्पण के प्रकार। समतल दर्पण के गुण। यानी ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि समतल दर्पण की परिभाषा देते हुए उनके गुण की व्याख्या कीजिए। तो गुण मैं आपको 5 बताऊंगा, बाकी आप परीक्षा में 3 या 4 भी लिख देंगे तो आपका फुल मार्क मिल जाएगा। तो आइए समतल दर्पण के गुण निम्नलिखित हैं। तो क्या है, मैं चलिए इसको देखते हैं। 1 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है।
पहला गुण है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। समतल दर्पण में अगर आपका प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमेशा सीधा होगा और आभासी होगा, यानी आप उसको आभास कर सकते हैं। ठीक, 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 5 मीटर का वस्तु है, तो समतल दर्पण में भी आपका प्रतिबिंब का आकार 5 मीटर का ही प्रतीत होगा। वही कह रहे हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। आई होप आपको ये 2 गुण क्लियर हो चुका होगा। अब आगे चलते हैं गुण नंबर 3। गुण नंबर 3 देखिए, ऊंचाई h मतलब h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण के आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने मान लीजिए उसका ऊंचाई h या 5 मीटर है, उसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब अगर समतल दर्पण में देखना होगा तो समतल दर्पण के आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होता है। ठीक, अब आगे चलिए 4 नंबर गुण। प्रतिबिंब वस्तु से उतने ही दूरी पर पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे है। अगर मान लीजिए आपका प्रतिबिंब दर्पण से 5 मीटर दूर पर है, तो आपका प्रतिबिंब भी दर्पण में 5 मीटर दूरी पर बनता हुआ प्रतीत होगा। 4 नंबर आपका गुण क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं 5 नंबर गुण। तो 5 नंबर गुण देखिए क्या कह रहा है। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर ये गुड़िया है, ये समतल दर्पण है। तो ये समतल दर्पण के आगे ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब और वस्तु को जो मिला रही है रेखा, वो समतल दर्पण पर यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रही है। तो वही कह रहा है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। आई होप आपको ये 5 गुण समतल दर्पण का क्लियर हो चुका होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को बीच में रोककर ले सकते हैं। आपको ये हैंड राइटिंग नोट्स बहुत ही बोर्ड परीक्षा के लिए फायदेमंद है। तो चलिए अब आप इसके आगे देखते हैं क्या है। तो ये देखिए, नोट में आप डालकर लिख लीजिएगा। क्या नोट में है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है, मतलब इसकी फोकस दूरी की कोई लिमिट नहीं है, इसकी फोकस दूरी अनंत पर होती है समतल दर्पण की, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। समतल दर्पण। समतल दर्पण ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर का। समतल दर्पण, दो झुका समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब का संख्या ज्ञात करना। मतलब समतल दर्पण के पर 2 प्रतिबिंबों का झुकाव कोण हम ज्ञात करेंगे। ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो यदि पहले नंबर, यदि प्रतिबिंब की संख्या सम हो
अगर आपको प्रतिबिंब की संख्या समान हो तो उसके लिए क्या सूत्र होगा? 360/θ-1, जहाँ थीटा क्या है? झुकाव कोण। यदि प्रतिबिंब की संख्या समान हो तो 360/θ-1, जहाँ थीटा झुकाव कोण है। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि दो प्रतिबिंब के बीच का झुकाव कोण 30 अंश हो तो उस दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यदि दो प्रतिबिंब के बीच का झुकाव कोण 30 अंश हो तो दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर थीटा का मान 30 अंश दे दिया है। तो थीटा का मान 30 अंश, सूत्र आपका क्या होगा? 360 - 1/थीटा। तो आप यहाँ पर लिखिए 360/थीटा के जगह पर 30, क्योंकि सवाल में दिया है, -1। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 3 एकम 3 और बढ़ती हैं 36। तो 12 में से 1 गया 11, यानी प्रतिबिंबों की संख्या 11 हो। प्रतिबिंब की संख्या कितनी हुई? 11। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। तो आपका एक मैं होमवर्क देता हूँ, आप इसका हल करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि दो दर्पण के बीच का झुकाव कोण 60 अंश हो तो दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? ध्यानपूर्वक पढ़िए प्रश्न को। यदि दो दर्पण के बीच का झुकाव कोण 60 अंश हो तो दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर थीटा का मान दे दिया है। आप इस सूत्र पर रखकर आंसर प्राप्त कर सकते हैं, यानी प्रतिबिंबों की संख्या निकाल सकते हैं। तो आप इसका प्रतिबिंबों की संख्या निकालकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हमें पता चले कि आपको ये क्लास पूरी तरह समझ में आ चुकी है। अब आगे चलिए, इसी टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं। सूत्र: यदि प्रतिबिंब की संख्या विषम हो तो, ये तो प्रतिबिंब की संख्या सम थी, विषम। यदि प्रतिबिंब की संख्या विषम हो तो हम क्या करेंगे? ये सम थी इसीलिए हम लोग -1 कर रहे थे, और विषम हो गई तो -1 नहीं करेंगे, इसमें -1 नहीं करेंगे। तो यदि प्रतिबिंब की संख्या विषम हो तो सूत्र क्या होगा? 360/θ। सूत्र होगा 360/θ। तो आइए इस पर भी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि दो समतल दर्पण के झुकाव कोण 40 अंश हो तो उसमें बने प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि दो समतल दर्पण के झुकाव कोण 40 अंश हो तो उसमें बने प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हाल इसका देखते हैं। थीटा बराबर, आप ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर 40 अंश दे दिया है और प्रतिबिंबों की संख्या पूछ रहा है, यानी n बराबर 360/θ। ये विषम है, जबकि विषम प्रतिबिंब की संख्या के लिए हो तो विषम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या, तो उसमें से एक नहीं घटाएंगे, इसलिए 360/θ। तो थीटा की जगह पर यहाँ पर 40, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, 4 एकम 4 और 4 नवा 36। तो यानी यहाँ पर आपका फाइनल आंसर क्या है? प्रतिबिंबों की संख्या 9 है। ये देखिए, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी आपको प्रतिबिंबों की संख्या 11, 9
आपको यानी विषम ही प्राप्त हो रही है। तो हम लोग नोट में क्या लिखेंगे, एक नोट पॉइंट डालकर, आइए नोट पॉइंट में लिखते हैं क्या। नोट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि प्रतिबिंब की संख्या सदैव विषम होती है। प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है, सदैव विषम होती है। तो आप इसे नोट पॉइंट में जरूर याद रखिएगा कि प्रतिबिंब की संख्या सदैव विषम होती है। ये है प्रतिबिंब की संख्या विषम हो तो ये सूत्र होगा, और प्रतिबिंब की संख्या सम हो तो ये सूत्र होगा। सम हो तो 360 बटा थीटा माइनस 1, ठीक, जहाँ थीटा झुकाव कोण। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। चलिए फिर अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।